हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेईई मेन रैंडम टेस्ट नंबर 17 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑन ए लार्ज स्टेशनरी लॉरी। तो एक बड़ा सा ट्रक है और वो रुका हुआ है, उस पर कितना है रेंज उसका आर नॉट, और हाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट एच नॉट। ये देखिए, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन ये किस पर हो रहा है, ये सारा एक लॉरी पर हो रहा है। एक लॉरी है, उस पर हो रहा है, लॉरी का व्हील्स है, और एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ पर किसी स्पीड यू से जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ उसका डायरेक्शन थीटा है, और तब इसका जो आर नोट आया और एच नॉट जब रुका हुआ है तब कितना होगा, ये हमें पता है। यू और थीटा के टर्म में एच नॉट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और आर नॉट होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये होता है आर नॉट और एच नॉट जब स्टेशनरी है ट्रक, यानी कि जमीन पर यदि हम किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को देखें, यदि हम यू से उसे प्रोजेक्ट करें थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट और ये रेंज आता है इतना। अब क्वेश्चन ये है कि द लॉरी स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, ये मूव नहीं कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, एक्सेलरेट कर रहा है। अब ये जो है सो एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन ए नॉट along द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये जो प्रोजेक्टाइल है उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर है, मैंने इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द न्यू रेंज आर ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिसको आर से डिनोट कर रहे हैं, ऑब्जर्व बाय द ड्राइवर। ये जो ड्राइवर यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर ड्राइवर को बैठा देते हैं, यहाँ पर ड्राइवर को बैठा दिए, गाड़ी चला रहा है, वो जो देख रहा है उसके हिसाब से ए आर कितना होगा, ए आर जो है वो कितना होगा ड्राइवर के हिसाब से। यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से वो कहाँ जाके गिरेगा ड्राइवर के हिसाब से जो है। तो देखिए क्या है कि वो पहले ही गिर जाएगा। यदि जमीन पर बैठा हुआ आदमी देखेगा तो क्या देखेगा कि यहाँ से ऐसे चल रहा है और ट्रक जो है सो एक्सेलरेट कर रहा है, इसको गिरना था यहाँ पर। यदि स्थिर रहता ट्रक, तो ट्रक मान लीजिए रुका हुआ रहता तो यहाँ पर गिरना होता, लेकिन ट्रक जो है सो एक्सेलरेट कर गया, मूव कर गया। हाँ, मान लीजिए जीरो वेलोसिटी के साथ स्टार्ट किया ट्रक ने और एक्सेलरेशन ए नॉट है, तो जीरो से स्टार्ट किया तो इसका वेलोसिटी जो है वो जस्ट यू है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी यू कॉस थीटा है, इसका कोई एक्सेलरेशन वेलोसिटी तो है नहीं, शुरू में जीरो है, तो इधर जो है जो ऐड होगा वो जीरो ऐड होगा। मान लीजिए यदि 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो जो आदमी ग्राउंड पर खड़ा है वो क्या देखेगा कि इस जो प्रोजेक्टाइल बॉल है उसका स्पीड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, यू कॉस थीटा, एक जो फेंका गया उसके वजह से, और दूसरा गाड़ी जा रही है तो गाड़ी के साथ में ये भी जा रहा था, शुरू में इसका स्पीड वही था, तो वो दोनों पिकअप कर लेगा। एक होगा यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस फेंकने की वजह से, और दूसरा जो है गाड़ी की वजह से। लेकिन मान लीजिए अभी इस केस के लिए हम मानते हैं कि ये जीरो से स्टार्ट किया, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जस्ट यू कॉस थीटा, हम जीरो ऐड करेंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, और यहाँ गिर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी एक्सेलरेट कर गया, इसका स्पीड बढ़ गया, ये मूव कर गया, तो जो यहाँ गिरता, अब गाड़ी के रेस्पेक्ट में मान लीजिए शुरू में जो यहाँ गिरता, एक चला गया पॉइंट खुद यहाँ पर, तो गिर तो यहीं रहा है इसके रेस्पेक्ट में, लेकिन ट्रक जो मूव कर गया तो ट्रक ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ आ गया, तो अब जो और ये वाला पॉइंट जो ट्रक का वो यहाँ आ गया कुछ ऐसे। तो ट्रक के रेस्पेक्ट में जो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज है जो ये ड्राइवर देख रहा है, ये नहीं, इसको भुला देते हैं, इस आदमी की बात हम नहीं करेंगे। देखिए दो फ्रेम होते हैं, एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम, एक होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस केस में ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, हम दोनों फ्रेम के बारे में एक साथ बात नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस आदमी जो जमीन पर था, वो जमीन जो है इनर्शियल फ्रेम है, उसको हमने हटा दिया। एक टाइम में हम एक फ्रेम के बारे में बात करेंगे, या तो नॉन इनर्शियल या तो इनर्शियल। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्यों? क्योंकि एक्सलेटेड फ्रेम है, कोई भी एक्सलेटेड फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते अनलेस हम उस पर एक स्यूडो फोर्स लगाएं। यहाँ पर भी देखिए ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स लग रहा है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, तो फोर्स यहाँ पर एक दूसरा फोर्स लग रहा है
स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा इस पर। यदि हम बाकी सारे काइनेमेटिक्स देखें तो स्यूडो फोर्स कितना होता है, जिस भी बॉडी पर का मोशन हमें देखना है उस पर फोर्स लगता है किधर, जिधर इसका एक्सलेशन है फ्रेम का उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। और कितना लगता है, वो लगता है मास टाइम एक्सलेशन। तो यहाँ पर जस्ट एक्सलेशन लिख रहे हैं ए नॉट। तो ये जो पार्टिकल है इसका एक तो एक्सलेशन है नीचे, ये जी है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन एक्सलेटेड फ्रेम में होने की वजह से इस पर एक और फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स इसको कहते हैं। तो यहाँ पर स्यूडो फोर्स हटा के स्यूडो हम एक्सलेशन कह रहे हैं, इसको स्यूडो एक्सलेशन कह सकते हैं, ये लग रहा है। अब ये दोनों एक्सलेशन के अंडर में इसका हॉरिजॉन्टल, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और अब आपको रेंज बताना है। तो बस सिंपली अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कन्वर्ट हो गया कि अब हमारे पास जो एक्सलेशन है वो दो है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है बैकवर्ड डायरेक्शन में वो है ए नॉट, और एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जी। ये दोनों फोर्सेस दोनों एक्सलेशन के अंडर में इसका रेंज कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वर्टिकल मोशन कंसीडर करते हैं। हम फ्लाइट निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फार्मूला से हम जो है सो फ्लाइट टाइम निकालेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या यहाँ था और यहीं पर गिरा है तो जीरो है। वर्टिकल डायरेक्शन में ये डिस्टेंस जीरो है, ये वर्टिकल डायरेक्शन का हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ देखिए वर्टिकल मोशन है, यू कितना है, यू साइन थीटा। टाइम कितना लगा उसको टी कहते हैं, यही टाइम ऑफ फ्लाइट है, प्लस हाफ ए। ये जो है एक्सलेशन कितना है, एक्सलेशन नीचे है, हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हुए हैं, हम चाहते तो नीचे को भी मान सकते हैं। देखिए यू साइन थीटा को हमने पॉजिटिव लिखा क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो नीचे को हमें श्योरली जो है निगेटिव लेना पड़ेगा। और टी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका टी आ गया 2u साइन थीटा बाय जी। यही तो फार्मूला भी है 2u साइन थीटा बाय जी इतना। इसमें कुछ नया नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ भी नया नहीं है। ये एक्सलेशन जो लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो टाइम हम निकालते हैं वर्टिकल डायरेक्शन से वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो टाइम हमें पता चल गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले हम क्या करते थे, हम सिंपली कहते थे कि रेंज जो हमारा है यू कॉस थीटा टाइम्स टी, यही कहते थे। लेकिन अब इसमें एक्सलेशन है इधर लेफ्ट साइड में, तब हमें फिर यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब जो है सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम यही फार्मूला लगा रहे हैं। फिर इसको हटा देते हैं, फिर हम लिखते हैं इस फार्मूला को s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है वो तो मुझे पता करना है, वही रेंज है। यू कितना है, इनिशियली इसका स्पीड कितना है यू कॉस थीटा, टाइम कितना लगा कैपिटल टी, प्लस हाफ एक्सलेशन कितना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सलेशन कितना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ए नॉट है तो ऑपोजिट में है इसलिए माइनस ए नॉट लिखेंगे टी स्क्वायर। सबका वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ गया। अब देखिए यू कॉस थीटा यही आर था, आपका आर नॉट था, आप अभी भी निकाल कर देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आर भी लिख सकते हैं। यू कॉस थीटा टाइम जो है यहाँ से 2u साइन थीटा बाय जी, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, हाफ ए नॉट और टी का वैल्यू लिखना है 2u साइन थीटा बाय जी। पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 हो गया, यू स्क्वायर हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा 2 टाइम साइन थीटा टाइम कॉस थीटा, ये कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा, और ये 2 नहीं रहेगा, 2 टाइम्स साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा को साइन 2 थीटा और u टाइम्स यू स्क्वायर इसको लिखा बाय जी, माइनस देखिए यही आर नोट है आपका, यहां से देख लीजिए आर नोट का फॉर्मूला लिखे हुए हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो ये हो गया आर नोट। यहां पर लिखते हैं हाफ ए नोट, ये 2 हो गया 4, 2 स्क्वायर 4, यू स्क्वायर हो गया और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी का स्क्वायर जी स्क्वायर थीटा। ये कितना आया 2 2 2 टाइम्स 2 4 हुआ,
2u² थीटा sin² बाय ये जी स्क्वायर है तो एक जी यहाँ लिखते हैं और एक जी इधर लिखते हैं a0 के साथ में। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कि 2u² sin थीटा बाय जी, ऐसा करते हैं, ये दो को भी बाहर ले जाते हैं, अभी पता चलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जी यहाँ पर हम दो से डिवाइड कर दिए और दो से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ए क्वांटिटी h0 है, u² sin² थीटा बाय 2g। ये क्वांटिटी जो देख रहे ब्रैकेट में वो h0 है, r0 माइनस h0 टाइम्स इधर हो गया 4a0 बाय जी। यही आपका आंसर हो गया है, यही है नया रेंज। r0 इजकल टू r0 माइनस h0 टाइम्स 4a0 बाय जी। देखिए आंसर r0 माइनस h0 टाइम्स 4a0 बाय जी, ये वाला ऑप्शन नंबर 1। और इसके बारे में देखिए कि ये यदि हमारा एक्सलेशन 0 हो जाता है तो ये रिकवर करता है या नहीं करता है। हमारा पुराना रेंज जो है r0 है, इसको रिकवर करता है या नहीं करता है। देखिए a0 को 0 किया, ये वाला टर्म खत्म हो गया तो r आ गया r0, रिकवर कर लिया, मतलब ये सही है। और दूसरा देखिए यदि a जो है जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है a0, एक्सप्रेशन जितना बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, r जो है वो घटेगा। ये माइनस साइन है ना, जैसे जैसे a0 बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये कॉमन सेंस के हिसाब से सही है, कॉमन सेंस यही है ना कि ये जो ट्रक है जितना ज़्यादा एक्सलरेट करेगा तो ये जो है सो यहाँ पर न गिर के ये क्या है कि ये रेंज देखना है ना, यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया है यहीं पर आके गिरेगा। ट्रक जो ड्राइवर को लगेगा वो ट्रक में किस जगह हिट करेगा, यहाँ हिट करेगा, और ज़्यादा एक्सलरेट करेगा तो यहाँ हिट करेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट और आगे तब तक बढ़ गया। तो जैसे जैसे एक्सलेशन बढ़ेगा ये हिट और नज़दीक में करेगा, तो रेंज घट जा रहा है। और एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो a0 का एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये रेंज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो भी देख लीजिए, इफ r इजकल टू 0 तो कितना आ रहा है, r0 इक्वल टू h0 टाइम्स 4a0 बाई जी। मतलब a0 का क्या वैल्यू होना चाहिए, ये होना चाहिए gr0 बाय 4 h0। यदि इतना एक्सलेशन हमारे पास है, ट्रक का एक्सलेशन इतना ज़्यादा है, तो क्या हुआ, जहाँ पर हमने फेंका था, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट किया था प्रोजेक्टाइल को, वो वहीं पर आके गिरेगा। और ये ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर फेंका था और वहीं आके गिरा था, ऐसा तब होगा जब गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है या गाड़ी रुकी हुई है। जब यदि गाड़ी एक्सलरेटेड है और आपने पत्थर ऊपर फेंका तो वो आपके हाथ में नहीं गिरेगा, वो पीछे जाके गिरेगा। लेकिन यहाँ पर एक्सलरेटेड है और उसके बाद भी वो जाके कहाँ गिर रहा है, जहाँ पर फेंका उसी जगह पर गिर रहा है। और यदि गाड़ी रुका हुआ रहता है तो देखिए उसका रेंज है, आपने एक थीटा पर भेजा है, उसका एक रेंज है जो कि नॉन जीरो है और ये हाइट भी है। तो ये क्वेश्चन है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लॉरी इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड विथ एक्सलेशन a0। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरह ही है। इफ द प्रोजेक्टाइल फॉल्स ऑन द सेम स्पॉट ऑन द लॉरी फ्रॉम वेयर इट वाज लॉन्च्ड, then the angle of the projection theta with the horizontal is given by which one। ये पिछला क्वेश्चन ही है, और एक्चुअली पिछला क्वेश्चन में जो मैं बता रहा था यहाँ पर कि ये हमारा एक्सलेशन है, तब जाके वो वहीं पर गिरेगा, तो इसी को हम यहीं से यूज करते हैं, आर इजकल टू पिछला क्वेश्चन से यूज करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है सो एडवांस में पूछ सकता है, दोनों को एक साथ में मिला के। आर इजकल टू था h0 माइनस 4a0 बाय जी, और h ये r0 नहीं है, ये h0 नहीं है, r0 है। ये पिछला क्वेश्चन से है, r इजकल टू r0 माइनस h0 टाइम्स 4a0 बाय जी। ठीक है, आर क्वेश्चन के मुताबिक ए रेंज जो है सो 0 है, जिस जगह से फेंका था ये वहीं पर आके गिर रहा है, क्योंकि ये जो फ्रेम जिस पर खड़ा है लॉरी, ये एक्सलरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर को हम 0 पुट कर दिए तो r0 हो गया 4a0 डिवाइडेड बाय जी टाइम्स h0।
अब यहाँ पर वो थीटा पूछ रहा है किस एंगल से भेजा गया था, मान लेते हैं यू स्पीड से भेजा गया था और ये थीटा इसका प्रोजेक्शन एंगल था। तो आर नॉट कितना हो जाएगा, ये आर नॉट है जब गाड़ी रुका हुआ है, स्टेशनरी है जमीन पर, जब हम यू स्पीड से फेंकते हैं थीटा एंगल के साथ में, तो कितना आर रेंज आता है, वो होता है यू स्क्वायर टाइम्स साइन 2 थीटा बाई जी। ये 4a नॉट बाय जी है, और ये एच नॉट कितना होता है, एच नॉट, एच नॉट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एक जी खत्म, यू स्क्वायर खत्म, ये साइन 2 थीटा है तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा। इधर कितना हो गया, 2 a नॉट बाई जी, 2a नॉट बाई जी, और ये साइन स्क्वायर थीटा है। एक तो साइन थीटा खत्म, क्यों, साइन थीटा को हम काट सकते हैं क्योंकि ये साइन थीटा जो है सो जीरो नहीं हो सकता, मतलब थीटा जीरो नहीं हो सकता। थीटा को यदि हम जीरो ढकने, जीरो ऐसे नहीं फेंक सकते ना, ऐसे फेंकेंगे कोई मतलब नहीं है तो मैं ऐसे फेंकने का, तो इसलिए हम इसको काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा को साइन थीटा से काटने का मतलब ये है मैथमेटिकली कि हम दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस को साइन थीटा से डिवाइड कर सकें। और मैथमेटिक्स में एक चीज प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वो है जीरो से डिवाइड करना। तो यदि साइन थीटा जीरो हो गया तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, और यहाँ पर एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं उसको काट रहे हैं वो एक्चुअली डिवाइड ही तो कर रहे हैं, दोनों तरफ हम साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, और तब ये कट गया वो कट गया। तो मैथमेटिक्स में आपको जीरो से डिवाइड करने के लिए अलाउ नहीं है, वो सब कुछ गड़बड़ कर देगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि साइन थीटा जीरो नहीं हो सकता क्योंकि थीटा जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको काट सकते हैं। ओके, यहाँ पर बच गया 2, ये 2 भी चला गया, इधर हो गया कॉस थीटा और इधर हो गया ए जीरो ए नॉट बाई जी साइन थीटा, और यहाँ से आपको थीटा निकल आया, टेन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट बाई जी, नहीं उल्टा हो गया ना, जी बाई ए नॉट, जी बाई ए नॉट, यही आपका आंसर है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर देख लेते हैं कि क्या आंसर सही है या कुछ हमने मिस्टेक किया है। तो देखिए इसमें हम एक्सट्रीम जो सिचुएशंस है उसको कंसीडर करते हैं। ए नॉट जो है उसको जीरो करके देखते हैं पहले। ए नॉट जीरो है मतलब स्टेशनरी रुका हुआ है, चीजें गाड़ी जो है लॉरी रुका हुआ है या ट्रेन है तो ट्रेन रुका हुआ है, ठीक है। तो स्टेशनरी में ये थीटा कितना दे रहा है एंगल, यहाँ पर टेन थीटा। यदि गाड़ी रुका हुआ है तो हमारा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है कितना होना चाहिए कि मेरे ही हाथ में आके बॉल गिरे, ये जी हो गया जी जो भी है सो, और ये हो गया जीरो मतलब ये हो गया इन्फिनिटी, तो थीटा हो गया 90 डिग्री, 10 90 डिग्री इज टू इन्फिनिटी, राइट। 90 डिग्री हमें एकदम वर्टिकली अपवर्ड फेंकना पड़ेगा। जब हम वर्टिकली अपवर्ड बॉल को फेंकेंगे तभी मेरे हाथ में आके गिरेगा, कब, जब एक्सलेशन जीरो है। और ये एक्सलेशन जीरो कब है, जब वो रुका हुआ है स्टेशनरी है, या फिर वो चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड प्लस डायरेक्शन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, डायरेक्शन भी नहीं चेंज होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हमें कहाँ फेंकना पड़ेगा, वर्टिकली अपवर्ड फेंकना पड़ेगा, वो सही है। हम जमीन पर भी बैठे बैठे यदि वर्टिकली अपवर्ड फेंकते तभी मेरे हाथ में आता है। यदि कांस्टेंट स्पीड से सेम रास्ते में, मैंने सेम डायरेक्शन में कोई गाड़ी चल रही है उस पर आप कॉइन को ऊपर फेंकिए, देखिए उसका आपके हाथ में आएगा, लेकिन यदि एक्सलेटेड रहेगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आंसर सही लग रहा है। और आप देख लीजिए कि ए नॉट यदि बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे जैसे ए नॉट को हम बढ़ाएंगे ये थीटा बढ़ेगा या घटेगा, वो देख लीजिए। ए नॉट को घटा रहे हैं, अभी 90 से घटा रहे हैं, ए नॉट को घटा रहे हैं, तो थीटा क्या हो रहा है, टेन थीटा, टेन थीटा जो है सो ए नॉट घट रहा है तो जी बाई ए नॉट बढ़ रहा है, तो टेन थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है मतलब थीटा भी बढ़ रहा है। थीटा साइन थीटा और टेन थीटा दोनों ही थीटा बढ़ने से बढ़ता है, कॉस थीटा उल्टा है, थीटा बढ़ने से कॉस थीटा घटता है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि टेन थीटा बढ़ रहा है तो थीटा बढ़ रहा है, तो हमें थीटा बढ़ाना पड़ेगा। ए नॉट जब हम घटा रहे हैं तो थीटा हमें बढ़ाना पड़ेगा, और ये ऑलरेडी मैक्सिमम है, राइट। तो ए नॉट को हम बढ़ाते हैं, उल्टा कर देते हैं, एक्चुअली में ऐसे चलना चाहिए था। ए नॉट को जब बढ़ाएंगे टेन थीटा घटेगा, तो थीटा घटेगा। तो कहने का ये मतलब है यदि गाड़ी रुका हुआ है तो आप बॉल को ऐसे फेंकिए, अपना आपके हाथ में आएगा। गाड़ी यदि मूव कर रही है तो आप इसको ऐसे फेंकिए, बहुत ज़्यादा से मूव कर रही है तो ऐसे फेंकिए, और ज़्यादा एंगल को घटाइए। हाँ, तो ये सब कुछ कॉमन सेंस के अनुसार सही लग रहा है कि यदि हम
बहुत तेजी से गाड़ी जा रहा है, एक्सलरेट बहुत तेजी से कर रहा है, तो हमें और ज़्यादा एंगल कम करना पड़ेगा ताकि ये हमारे पास आके गिर जाए। और इससे यदि कम कर दिया हमने, ये एंगल इससे कम दिया, तो क्या हो जाएगा, वो बॉल जो है सो हमारे पीछे वाले आदमी के पास जाके गिरेगा। ओके, सो ये आपका रहा आंसर। और इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, tan थीटा इक्वल टू जी बाई ए नॉट, tan थीटा इक्वल टू जी बाई ए नॉट। ये ए नॉट बाई जी नहीं, यूजुअली ज़्यादातर केसेस में ए नॉट बाई जी आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ tan थीटा इक्वल टू जी बाई ए नॉट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर ट्राइडेकागोन। ट्राइडेकागोन, ट्राई मतलब 3 और डेका मतलब 10, 3 और 10 13, गॉन पॉलीगन को कह रहे हैं, तो 13 साइड वाला पॉलीगन। द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिसेस फ्रॉम द सेंटर इज आर, उसका एक सेंटर है और वहाँ पर जो है सो आर पर उसका रेडियस है, कुछ कह सकते हैं, सेंटर से उसका डिस्टेंस हर एक पॉइंट का आर है, वो रेगुलर है ना, रेगुलर है, सब साइड सेम है, सब एंगल सेम है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्राई डेकागोन इज हाउ मच। हम ऐसा करते हैं, 13 साइड हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है, वो मेरे लिए नहीं, तो हम एक काम करते हैं, 13 साइड जो है न बनाकर हम ए कर देते हैं, हम एक सर्किल ही बना लेते हैं और इसमें दो एक्सिस बना देते हैं हमारे अपने फायदे के लिए, ठीक है। थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा यहाँ पर, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हुआ, और ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। अब यहाँ पर जो है सो इसमें 13 ठो है, ठीक है, तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, पहला वाला यहाँ पर है कुछ, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, 13 है, तो इसमें कितना आना चाहिए, 3.5 आना चाहिए, राइट, 3.5, ये तो गड़बड़ हो गया इतना, अब मान लीजिए इसको, हम उतना अच्छा बना नहीं सकते, ठीक है। ऐसे करके बढ़ रहा है हर जगह ऐसे, और ये आया ऐसे कुछ, सब मान लिया, उतना हम नहीं बना सकते, क्योंकि यहीं पर देखिए इसमें आना चाहिए था 13 है, तो 3 आना चाहिए, 3 से 3.5 आना चाहिए, हम ऑलरेडी जो है सो 4 कर चुके हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। ये जो है सो यहाँ पे 11, ये 12 और ये 13, 13 ये वाला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट एंगल जो है इसको थीटा कहते हैं, थीटा 1 कहें, थीटा 1 कहेंगे। सेकेंड एंगल जो है ये एक्स एक्सिस का जो बना रहा है उसको थीटा 2 कहेंगे। थर्ड वाला जो है सो थीटा 3 कहेंगे। और ऐसे ही ये लास्ट वाला जो है इसको हम क्या क्या कहेंगे, लास्ट वाला जो है इसको हम थीटा 13 कहेंगे। 13 साइड है तो 13 एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ में, और एक्स एक्सिस के साथ में हमने 13 लास्ट वाला जो है सो मैच करा दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये अब हमारा चार्ज इस सारे पॉइंट पर चार्ज है और यहाँ पर प्लस चार्ज है। यदि हम माइनस चार्ज रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल डायरेक्शन अलग होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। यदि यहाँ पर हम माइनस चार्ज रखें तो यहाँ पर जो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा इधर, 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 इधर। प्लस रहेगा तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब ए वाला इसके जगह पर एक्स एक्सिस हमारा ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस रहे या माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो है सो माइनस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, वही आंसर प्लस के लिए भी होगा। माइनस के लिए हम बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें देखने में अच्छा लगता है कि हमारा वेक्टर इधर है, क्योंकि उसका हम कंपोनेंट लेने वाले हैं, एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो लेंगे, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो लेंगे। तो इस तरह से वेक्टर है तो हमें कंपोनेंट लेने में अच्छा लगता है। तो पहले के कितना कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में, देखिए यहाँ से डिस्टेंस सबका आर है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो होगा वो कितना होगा, कोई कांस्टेंट 1/4πε0, चार्ज और डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर, यही होता है। और हर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है, केवल डायरेक्शन सबका अलग अलग है। तो इसको हम ई नोट कहते हैं, तो ई नोट हुआ और डायरेक्शन किधर है, कॉस इधर है, तो उसका एक्स कंपोनेंट होगा कॉस थीटा 1, ये पहला का हो गया। दूसरा का सेम ई नोट कॉस थीटा 2, ऐसे करते हुए सारा का चलेगा, और लास्ट 13 है, 13 तक चलेगा कॉस 13। इसको जो है सो हम लिख सकते हैं ई नॉट बाहर कर लेंगे और इसको समेसन में लिख सकते हैं, नहीं लिखना है समेसन में तो कोई बात नहीं, हमें इतना ज़्यादा लिखने का मन नहीं होता है, तो हम समेसन में लिखते हैं कॉस थीटा आई, आई गोइंग फ्रॉम 1 to 13,
ऐसे लिखते हैं। ये हमारा ई एक्स है एक्चुअली, ये ई एक्स है ना, ई वाई नीचे लिखेंगे, ई एक्स है। और सिमिलरली ई वाई भी हम लिख सकते हैं। ई वाई क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ई जीरो, ये था कॉस थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग, इस वेक्टर को देखिए, इसके अलोंग क्या जाएगा, इधर कॉस है तो उधर साइन जाएगा, साइन थीटा वन, ई जीरो साइन थीटा टू, ऐसे से करते करते हमारा लास्ट वाला है ई जीरो साइन थीटा 13। ई जीरो एक साथ लिख लिया और बाकी सबको जो है सो यहाँ पर हम समेशन में लिख देंगे, आई गोइंग फ्रॉम 1 to 13। यही है आपका ई एक्स और ई वाई। अब दो ई एक्स यदि हमें पता चल जाए, ई वाई पता चल जाए, तो हमारा जो है सो काम हो जाएगा, राइट। यहाँ पर थीटा वन कितना है, देखिए थीटा वन के 13 एंगल मिलकर बना रहा है 260 डिग्री, 360 डिग्री 2 पाई, तो एक एंगल कितना बनाएगा 2 पाई/13। थीटा टू कितना होगा, इसका डबल टू है ना, थीटा टू कितना है, इसका डबल हो जाएगा 2 टाइम्स 2 पाई/13। थीटा थ्री कितना होगा 3 टाइम्स 2 पाई/13। तो इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट आई इज इक्वल टू 1 to 13, और यहाँ पर लिख रहे हैं 2 पाई/13 टाइम्स आई। थीटा आई जो है यहाँ पर देख रहे हैं, थीटा आई कैसे चल रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, तो थीटा आई लिख सकते हैं आई टाइम्स 2 पाई/13। जस्ट पैटर्न देखिए, थीटा वन 2 पाई/13, थीटा टू दो ठो एंगल, थीटा टू मैंने यहाँ से यहाँ तक, थीटा वन प्लस थीटा वन 2 थीटा 1, ये हो गया, थीटा थ्री 3 थीटा 1, 3 टाइम्स 2 पाई/3, ऐसे थीटा आई जो है आई टाइम्स 2 पाई/3, और यहाँ पर हम लिख दिए। इसको भी यही कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख देते हैं यहीं पर एक बार, ये ई नॉट हुआ आई गोइंग 1 फ्रॉम 1 to 13 कॉस, ये हो गया 2 पाई/13 टाइम्स आई। अब आपको हम ये वैल्यू है इसका, राइट, तो इसका वैल्यू हमें पता करना है। अब ये फिजिक्स नहीं रहा है, मैथमेटिक्स है। अब आपको हम याद दिला दें कि ए जो क्वांटिटी दिख रहा है आपको, वो जीरो है और ए भी जीरो है। कैसे, ये मैथमेटिक्स है, आपको हम बता देते हैं कैसे है। इसके लिए थोड़ा सा बनाने को बहुत तरीके होंगे, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से बता रहा हूँ। आपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। हम इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्वांटिटी है इसको हम लेते हैं कॉस, शुरू में क्या था 2 पाई/13 आई, राइट, ये था, राइट, आई 1 to 13। इसको 13 को n कर देते हैं, जनरल ले लेते हैं। मान लीजिए अभी 13 है, इसमें है n हम ले लेते हैं, और ये आई नहीं लेंगे, हम आई नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हम आई यहाँ कुछ और चीज़ के लिए लेने वाले हैं, इसको जे लेंगे। तब जे डमी वेरिएबल तो ही तो है, ये आई ले रहे हैं, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का आई, आई मतलब स्क्वायर रूट ओवर -1, और यहाँ पर है आई इक्वल टू, फिर आई में लिख रहा हूँ जे इक्वल टू 1 to n साइन 2 पाई/n जे। ये जो क्वांटिटी है इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर, बाद में करेंगे, पहले समेसन ही बाहर कर लेते हैं। समेसन जो है सो जे इक्वल टू 1 to n, और जो बच गया उसको लिख लेते हैं cos 2 पाई/n जे प्लस आई साइन 2 पाई/n जे। ठीक है, जे इक्वल टू 1 to n। अब ये क्या है, ये है देखिए cos थीटा है प्लस आई साइन थीटा है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में याद कीजिए, इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर आई थीटा। अब कैसे, उतना मैथमेटिक्स हम यहाँ नहीं बताने वाले, ठीक है, लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या इसको लिख रहे हैं e टू द पावर आई, ये आई है स्क्वायर रूट ओवर -1, और यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये वाला है cos 2 पाई/n जे, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है कि यदि इसको आप एक्सपेंड करो अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद में, तो ये आपको एक ज्योमेट्रिक सीरीज देगा। देख लीजिए, जे इक्वल टू 1 रखिए पहले,
आई कॉस 2 पाई बाय एन, ये 1 हो गया। सेकेंड वाला आई कॉस 2 पाई बाय एन, ये जे जो है सो मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 2 है, ये जे है, जे इसको जो 2 लिख रहे हैं, ये आर्गुमेंट अलग है, कॉस 2 पाई बाय एन। मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कितना होता है, ई टू द पावर आई थीटा होता है, तो मैं यहाँ कॉस क्यों लिख रहा हूँ, ये कॉस यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ पर हो गया आपका 2 पाई बाय एन, जे का वैल्यू पहले 1 लिखते हैं, यहाँ पर जो है सो 2 लिखते हैं, 2 पाई बाय एन, 3 2 पाई बाय एन, और आई तो है ही। ऐसे करते हुए कितना टर्म जाएगा, एन तक जाएगा, लास्ट में आ जाएगा आपका ई टू द पावर एन टाइम्स 2 पाई बाय एन टाइम्स आई। ये हो गया आपका सीरीज। ये देखिए आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है। क्यों? क्योंकि कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म लीजिए, उसका रेशियो सेम है। इसको इससे यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, आर यहाँ पर आएगा, दो ठो में से एक चला गया तो एक बच गया, 2 पाई बाय एन ए आई, ये आर आएगा। इतना से मल्टीप्लाई करते जाइए, इसको इससे इसी से मल्टीप्लाई किए, ये 2 आ गया, इसको एक और ई टू द पावर आई 2 पाई बाय एन से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 हो गया, एक और मल्टीप्लाई कीजिए, 4 हो गया, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। और ज्योमेट्रिक सीरीज में जो समेशन है वो कितना होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज में जो समेशन है, यदि ए है हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज, ए प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसे करते हुए एन टर्म तक हम जाएं तो इसका समेशन होता है a टाइम्स 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये होता है समेशन। तो यहाँ पर जो समेशन लिख रहे हैं वो पहले a लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म लेते हैं, एक्सपोनेंशियल i 2 पाई बाय n, यहाँ पर i जो है स्क्वायर रूट पर -1 है, 1 माइनस आर भी यही है, देखिए यहाँ पर निकाले, आर भी यही है। कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म लीजिए, उसका रेशियो सेकंड बाय फर्स्ट या थर्ड बाय सेकंड, ऐसे, तो वो कितना हो गया, एक्सपोनेंशियल i 2 पाई बाय n, ये हुआ, और इसका पावर देना होगा n, राइट, r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये 1 हो गया, और यहाँ पर पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये n और n कट गया, ये हो गया एक्सपोनेंशियल i टाइम्स 2 पाई, और नीचे में जो है सो है। अभी एक्सपोनेंशियल i 2 पाई आई कितना होता है, अब इसको वो एक्सपोनेंशियल आई थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आई 2 पाई कितना हो जाएगा, थीटा की जगह 2 पाई लिखिए, कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, कॉस 2 पाई 1, आई टाइम्स साइन 2 पाई 0, ये वाला टर्म 0 हो गया, इमेजिनरी नंबर 0 हो गया, केवल ये रियल नंबर दे रहा है 1, तो ये हो गया 1। तो ये कुछ जो भी है सो है, यहाँ पर 0 हो गया, और नीचे में जो भी सो है 0 हो गया। ये 0 नहीं होगा, आप देख सकते हो कि ये 0 नहीं होगा, यहाँ पर पावर n नहीं है, इसलिए ये 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब है जो हमने स्टार्ट किया था LHS में, ये वाला टर्म से स्टार्ट किया था, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, मतलब ये दोनों को इंडिपेंडेंटली 0 होना पड़ेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब होता है, जब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंडिपेंडेंटली 0 है। j इक्वल टू 0 का मतलब है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से a हो गया 0 और a हो गया 0, यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमने पहले बता दिया कि ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो ई एक्स और ई वाई दोनों 0 हो गया, तो नेट जो रिजल्टेंट फील्ड है वो क्या हो गया, 0 हो गया, और आपका आंसर ये 13 है, ये 1 हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में यदि 12 रहते, ये ट्राई डेकागोन नहीं होके 2 डेकागोन होते, 12 साइड वाला होता, तो आप इसको बहुत इजीली कह सकते थे कि ये 0 है। क्यों? क्योंकि ये हर एक का एक काउंटर बैलेंस करने के लिए एक मिल जाता है आपको, जैसे कि यहाँ पर हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसमें 12 नहीं हम लेते हैं, 6 लेते हैं, जैसे तो 6 लेते हैं तो 1 2 ए हो गया,
दो ये हो गया 4 और दो ये हो गया, कुछ ऐसे। 6 है तो सब एंगल 60 डिग्री करके होगा। ये दोनों, ये 60 डिग्री, ये भी 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 60 डिग्री। और यहाँ पे देखिए ध्यान से 60 60 180, तो ये इसको जो है सो काउंटर बैलेंस कर जाएगा, ये इसको काउंटर बैलेंस कर लेगा और ये इसको काउंटर बैलेंस कर लेगा। इसका फील्ड इधर होगा, सब चार्ज सेम होना चाहिए, सेम पोलरिटी का चार्ज होना चाहिए। अल्टरनेटिव प्लस माइनस करने से गड़बड़ हो जाएगा, तब जो है सो कुछ फाइनाइट आने लगेगा। तो ये दो इसको काउंटर बैलेंस किया, ये इसको काउंटर बैलेंस किया, ये इसको काउंटर बैलेंस किया, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो 0 हो गया। तो 12 में काफ़ी आसान था ना। ये 6 में आसान है तो 12 भी वैसे ही होगा, ये 30 30 का एंगल बनाएगा, 6 बार में 180 आ जाएगा, ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला 6 के साथ काउंटर बैलेंस करेगा, 2 3, 1 2 3 4। तो और वैसे ही 6 या 7 जो भी हो, हमें नहीं पता चल रहा अभी। तो वैसे हर एक का काउंटर बैलेंस मिल जाएगा, लेकिन 13 में नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने ये सवाल बनाया 13 के लिए। और 13 को मैंने मैथमेटिकली दिखाया कि 13 हो, 14 हो, 15 हो, ऑड हो, इवन हो, कुछ भी हो, ये हर के लिए वैलिड है। एन जो है कोई भी नंबर है उसके लिए वैलिड है, फॉर एन इक्वल टू कोई भी नंबर के लिए वैलिड है। 13 के लिए 27 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेने लगेंगे तो अब क्या हो जाएगा, बन जाएगा ये आपका एक तरह से लीनियर चार्ज रिंग, एक रिंग हो जाएगा जो चार्ज्ड है, चार्ज रिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एन ले लेंगे तो। और उस केस में भी जो है सो यहाँ पर फील्ड 0 ही होगा। तो ये था क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सो एफ है। तो एडियाबेटी कांस्टेंट गामा, जिसको हम रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, पहले को कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका जो है वैल्यू, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में क्या होगा। तो आपको यहाँ बता दें कि ये जो सी वी है वो होता है F/2। क्यों, बता देंगे थोड़ा देर के बाद। Cp कितना होता है, Cp जो है सो Cp से एक R ज़्यादा होता है, ये मोलर गैस कांस्टेंट है। और इसको आप यदि यहाँ पर R लिखना भूल गए, R होगा ना, ये क्या है ये हीट है पर यूनिट मोल पर यूनिट केल्विन। R का भी वही यूनिट है, F का कोई यूनिट नहीं है। तो Cp होता है Cv प्लस R, इसको यहाँ पर रखिए F/2 प्लस R, ये R यहाँ फिर बोल रहा हूँ मैं, तो F+2 डिवाइडेड बाई 2R। और गामा जो है आपका एडियाबेटिक कांस्टेंट है, वो हो गया Cp/Cv, और Cp यहाँ पर डिवाइड कीजिए इसको, F+2/F। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर F+2/F, ये ऑप्शन नंबर 4। अब सवाल उठता है कि क्यों ये होता है, ये वाला आता है कहाँ से, तो वो यहाँ पर आपको बताने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी से। ये इंटरनल एनर्जी है, राइट। वो एनर्जी कितना होता है, आप याद करो इक्विपार्टीशन थ्योरम, काइनेटिक गैसेस का इक्विपार्टीशन थ्योरम। वो कहता है कि जितना भी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हाफ के बी टी, के बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन स्केल, इतना होता है एनर्जी। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी होता है वो होता है हाफ के बी टी। ठीक है, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एफ। ठीक है, कितना मॉलिक्यूल्स है, क्या एक ही मॉलिक्यूल्स है, नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए एन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो एन टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबके लिए सबको एक जैसा ट्रीट किया जा रहा है, एन जैसा मल्टीप्लाई कर देंगे इतना। अब हम क्या करते हैं इसमें, हम इसको एन ए से डिवाइड करते हैं और एन ए से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एन डिवाइडेड बाय एन ए एवोगाड्रो नंबर है, तो एवोगाड्रो नंबर से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल मिल जाता है, उसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और ये एन ए यहाँ पर उसको के बी से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बचा सो लिख लेते हैं Ft/2। ये नंबर ऑफ मोल्स हुआ। Na को यदि Kb से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें देता है R। Kb जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, उसको डिफाइन ही करते हैं R/Na से। तो ये हो गया R, और इधर हो गया Ft/2। अब Cp जो है, ये जो हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट वॉल्यूम, वो कितना होता है, उसका फार्मूला से होता है कि n tu/dt एट कांस्टेंट v।
1/n, ये कट गया। इसी को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और n से डिवाइड करना है, n यहाँ कट गया। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, t खत्म हो गया, t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और RF/2 मतलब f/2r, यही आपका यहाँ पर था। ये देखिए, आपको ये याद रखना है। इतना टाइम नहीं है कैलकुलेशन के लिए, घर में बैठ के कैलकुलेशन कीजिए समझने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि CP जो है सो f/2r होता है और CP जस्ट एक r ज़्यादा होता है CP से, और उसको ऐड करेंगे तो f+2/2r आएगा, और इसका रेशियो लेंगे CP/CV तो f+2/2/f। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यदि मोनोएटमिक गैस हमारे पास है, ठीक है, तो मोनोएटमिक गैस में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है? मोनोएटमिक गैस है मैंने अकेला एक पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल जैसा है, वो केवल ट्रांसलेट कर सकता है एक्स वाई और जी डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन में, तो 3 डिग्री फ्रीडम हुआ, तो उसके लिए गामा हो जाएगा 3 + 2 5/3 1.67। यदि डायटमिक रहा तो गामा कितना हो जाएगा? पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा उसका? पहले तो 3 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, अपने एक्स वाई जी डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है, लेकिन अब वो रोटेट भी कर सकता है। ये 2 है हमारे पास डायटमिक गैस, राइट। अब ये रोटेट कर सकता है, किधर रोटेट कर सकता है? मान लीजिए इसको हमने एक्स एक्सिस की ओर बैठा दिए, ठीक है, एक्स एक्सिस में बैठा दिए, तो वो रोटेट कर सकता है वाई की ओर, ऐसे सोचिए, वाई के चारों ओर रोटेट कर सकता है, जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, या फिर वो जेड के एलोंग रोटेट कर सकता है एक्स वाई प्लेन में, ऐसे रोटेट कर सकता है 2 में। तीसरा रोटेट क्या अपने एक्सिस के अबाउट करेगा? कर सकता है, लेकिन इसका पॉइंट मास है बहुत, इतना छोटा रेडियस है कि इसका जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो जीरो हो जाता है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम जीरो है, तो कोई एनर्जी नहीं देता है, कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो 2 ही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटेशनल, तो 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, कितना हुआ? 5, और 2 ये ऐड करना पड़ेगा, राइट, और जो यहाँ पर है एफ वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5, तो कितना हो? 2 2 4 3 7/5, इसका आया 1.4। ऐसे ही बाकी सबको भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है? 2 डायमेंशनली आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट स्लैब, ये 2 स्लैब दिख रहा है, दोनों का साइज डायमेंशन सेम है, a/b और इसका μ1 दिया है √2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ2 दिया है इसका 2, बहुत ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट एलोंग द लॉन्गर साइड्स, ये लॉन्गर साइड जो है कॉन्टैक्ट किया हुआ, कॉन्टैक्ट में है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द डायमेंशन ऑफ ईच ब्लॉक इज a/b वेयर a इज 10 सेंटीमीटर एंड b इज 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक कलर वाला लाइट जो है, एक वेवलेंथ वाला लाइट, इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस एट एन एंगल i = 45 डिग्री, i का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, जैसे कि फिगर में दिखाया है। द ऑप्टिकल लेंथ ट्रेवल बाय द लाइट रे इज हाउ मच? ऑप्टिकल लेंथ क्या होता है? ऑप्टिकल लेंथ होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में जितना भी लाइट मूव करता है वैक्यूम में, उतना ही टाइम में यदि दूसरे मीडियम में लाइट मूव करे, जो डिस्टेंस, उसको कहते हैं हम उसका ऑप्टिकल लेंथ। मान लीजिए हम एक टाइम ले लेते हैं, फिक्स कर लिया टाइम अपना T0 में जो लाइट हमने दिया है, एक फ्रीक्वेंसी का लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो वैक्यूम में या एयर में, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बहुत ऑलमोस्ट 9 के बराबर फर्क है। वो यहाँ पर मान लीजिए यदि 5 सेंटीमीटर मूव किया है, जो भी मूव किया है, ठीक है, यदि तो इसका जो ऑप्टिकल लेंथ है वो कितना है? वो हो गया 5 सेंटीमीटर। ये एयर में इतना मूव किया ना, या वैक्यूम में T0 टाइम में, तो इस T0 टाइम के लिए जो है इसका ऑप्टिकल लेंथ हुआ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, राइट। यदि यही किसी मीडियम में मूव करेगा तो ये 5 सेंटीमीटर नहीं मूव करेगा, वो कितना मूव करेगा? 5/μ मूव करेगा, इतना मूव करेगा। और यदि ऑप्टिकल लेंथ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तब 5 कैसे आएगा? उसके लिए हमें म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, म्यू टाइम्स उसका जो लेंथ है मीडियम में, लेंथ जो वो मूव किया उतना ही टाइम में, T0 टाइम में, ये इंपॉर्टेंट है, 5/μ, तो 5 आ गया ना। देखिए, एक पर्टिकुलर टाइम में जितना यहाँ पर मूव कर रहा है किसी मीडियम में, उतना ही टाइम में वो एयर या वैक्यूम में कितना मूव कर रहा है, एयर या वैक्यूम में जितना मूव कर रहा है वही उसका है ऑप्टिकल लेंथ, तो वही यहाँ पर निकालना। तो ऑप्टिकल लेंथ का हमें फार्मूला पता चल गया, म्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे उसका डिस्टेंस से, ये जो है सो डिस्टेंस है उस मीडियम में, एक से ज़्यादा हो मीडियम तो सबको ऐड कर लेंगे। तो अब हमारे लिए ऑप्टिकल लेंथ का फार्मूला हो गया क्या?
म्यू आई टाइम्स एल आई समेशन आई। म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एल है उसका लेंथ उस मीडियम में कितना वो जो ट्रेवल किया, या डी लिखना हो तो आप डी लिख सकते हो। और ये सम कर दिया आई पर, यहाँ पर दो मीडियम है, यहाँ हो जाएगा हमारा म्यू वन टाइम्स एल वन प्लस म्यू टू टाइम्स एल टू। म्यू वन टाइम्स एल वन क्या है, एल वन यहाँ पर मान लीजिए इसको ए कहें, इसको बी कहें और इसको सी कहें। लाइट कितना चला, ए से लेके बी तक चला, तो एल वन हो गया हमारा ए बी। म्यू टू का तो वैल्यू दिया हुआ है, और एल टू हो गया बी टू सी। तो ये है आपका ऑप्टिकल लेंथ है, राइट, यही निकालना है हमें। तो क्या निकालना है, म्यू वन पता है, म्यू टू पता है, ए बी और बी सी पता करना है। ए आई भी 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ए भी दिया हुआ है, तो ये हमें नहीं निकल जाएगा। ये आई यदि दिया हुआ है तो ये वाला आई होगा, नहीं ये वाला आई होगा, राइट। ये आर दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं निकाल सकते स्नेल्स लॉ से। तो ये यदि आर है तो आप यहाँ से, ये ए दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ए, तो ये वाला निकाल सकते हैं बीसी। पहले ज्योमेट्री कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी, इसको डी कह देते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में सिंपली हम लिखते हैं, क्या लिखूं, कॉस लिखता हूं। कॉस आई इज इक्वल टू, कॉस आई क्या हो जाएगा, ए डी बाय ए बी। कॉस आई ए डी मतलब ए, और ए बी हमें निकालना है, तो यहां से हमें ए बी पता चल गया, ए बाय कॉस आई। ऐसे ही यहां से पता चल जाएगा हमें, ये बी सी जो है इसको हम कोई दूसरा, इसको ई पॉइंट कहें, ट्रायंगल बी ई सी में चलते हैं। ट्रायंगल बी ई सी में चलते हैं, वहां पर जो है सो कॉस फिर लेके चलते हैं, कॉस आर चलें या साइन आर चलें, देख लेंगे, कॉस आर ही चलेंगे। कॉस आर इज इक्वल टू बी ई बाय बी सी, देख लीजिए यहाँ पर बी बाय बी सी है ना, कॉस आर इज इक्वल टू बी ई बाय बी सी निकालना है। बी तो हमारा ए है और बी सी हमें निकालना है, तो यहाँ से बी सी हमें पता चल गया एग्जैक्टली सेम वे, ए बाय कॉस आर। अब आई हमें पता है 45 डिग्री है, कॉस 45 डिग्री 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 2 ए। आर हमें नहीं पता है तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ से हमें आर पता चल जाएगा, साइन आई, और इस आई जिधर है उधर म्यू कितना है, म्यू वन, साइन आर, और जिधर आर है उधर म्यू कितना है, म्यू टू। अब म्यू वन कितना है, म्यू वन जो है सो देखते हैं कितना वैल्यू दिया है, म्यू वन रूट टू और वो टू है, ये रूट टू हुआ, साइन आई साइन 45 डिग्री, म्यू टू टू, साइन आर नहीं पता, ये स्क्वायर रूट ओवर टू, 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर टू साइन आर, ये खत्म हो गया, तो साइन आर आ गया हाफ, तो यहाँ से आर आपका पता चल गया 30 डिग्री, आर 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ लिखते हैं ए बाय कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना, स्क्वायर रूट ओवर 3 बाय 2। अब जो है सो जब हमें पता हो गया है ए बी और बी सी, तो 1 से हम इसका ऑप्टिकल लेंथ निकाल सकते हैं, ए बी और बी सी पता हो गया, यहीं लिख देते हैं। म्यू वन है स्क्वायर रूट ओवर 2, ए बी है स्क्वायर रूट ओवर 2 ए, प्लस म्यू टू है 2, और बी सी यहाँ पर निकला 2a बाय स्क्वायर रूट ओवर 3, कितना हो गया, ये 2a हो गया, और ये कितना हो गया 4a बाय स्क्वायर रूट ओवर 3, तो कितना हो गया वैल्यू, तो ये हो गया आपका, ए कितना है 10 सेंटीमीटर है, देख लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, बी 20 है, तो यहीं पर लिख देते हैं, 10 हो गया 20, 10 टाइम्स 2 20, और 4 टाइम्स 10 40 बाय स्क्वायर रूट ओवर 3 है, इसको 3 से डिवाइड करते हैं और स्क्वायर रूट ओवर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 प्लस ये कितना हो गया 40 टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर 3 जो है सो 1.732
है उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 1.73, सो 0.5279 कुछ ऐसे आएगा, इतना ही आएगा ना। 1.73, 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से 15, 0.574 है, 0.574। अब कहाँ लिखूँ मैं, इधर लिखता हूँ, यहाँ से वापस आ रहा हूँ इधर लिखने के लिए। तो ये हो गया हमारा 20 प्लस 16 और 4 28, 29, 2 22, 22 है, 6 के करीबन 24 के करीबन आ रहा है, ठीक है इतना ही होगा। 3 है, 4 है, 2 में आएगा 22, तो आ गया यहाँ पर आपका 20 है प्लस 22, सो हो गया 42.96, सो ऑलमोस्ट 43 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, 43 सेंटीमीटर। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर 4 लिखा है, मैंने शायद गलती से यहाँ पर जो कॉस है उसको मैंने साइन 30 डिग्री कर दिया होगा, तो साइन 30 करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जस्ट 2, यहाँ √3 गायब हो जाएगा, √3 गायब हो गया तो 40 प्लस 20 60 हो गया। तो मैंने वहाँ मिस्टेक किया इसको बनाने के समय। तो ये जो है सो अभी आया आपका कितना आया, वही सही आंसर है 43 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर है वो है 43 सेंटीमीटर। यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें मिस्टेक है। तो ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट सेट नंबर 18 के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।